आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा था। सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्रीधर पाठक, इन सब के विषय में हमने पढ़ा था। तो यही वीडियो द्विवेदी युग की भी है, कंटिन्यू करेंगे हम द्विवेदी युग को ही आगे। तो उसमें आते हैं मेन हमारे मैथिली शरण गुप्त। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की वजह से इन्होंने खड़ी बोली अपनाई थी। इनको अपना गुरु मानते थे मैथिली शरण गुप्त जी। गांधी और नेहरू से प्रभावित थे। राष्ट्रकवि की इन्हें उपाधि भी गांधी जी ने दी थी। इनकी भारत भारती जो कृति थी वो बहुत फेमस हुई थी उसकी वजह से। मध्य प्रदेश में 3 अगस्त कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 3 अगस्त मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मदिन होता है। स्वयं को इन्होंने कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और इनके उपनाम थे कुछ, जैसे मधुप, कनक, लताध, रसिकेंद्र। सर्वप्रथम अपने काव्य में गांधी जी की अहिंसात्मक नीति को इन्होंने अपनाया था। सबसे पहले 1941 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जेल गए थे। 52 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। हिंदी कवियों में सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य इन्होंने ही लिखे थे, 21 लिखे थे। इनके कुछ ग्रंथ है जैसे साकेत, पंचवटी, नहुष, गुरुकुल, ये सब। नाटक हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनध, निष्क्रिय प्रतिरोध, कविता हेमंत, अनुरोध, नक्षत्र निपात, पुष्पांजलि। गुप्त जी को साहित्य के क्षेत्र में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और भारत सरकार ने इनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये थे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि साकेत है। जो साकेत है वो इन्होंने 1916 से लेकर 1931 के बीच लिखी थी और 1932 में ये प्रकाशित हुई थी। एकार्थ काव्य है, प्रबंध काव्य है। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत का अर्थ है अयोध्या। वैसे तो ये राम कथा पर आधारित है, लेकिन इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। इसमें उन्होंने उर्मिला की विरह वेदना को बहुत ही निकट दृष्टि से दिखाया है, मार्मिक चित्रण किया है। 1932 में गुप्त जी को इस पर मंगला पारितोषिक मिला था साकेत पर। इनकी नेक्स्ट है जैसे भारत भारती से ही खड़ी बोली के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए थे। ये भारतीयों की भूत और वर्तमान दशाओं में विषमताएं उसमें दिखाई हैं। रंग में भंग, चित्तौड़ और बूंदी नरेश के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूतियान की कथा है। जय भारत महाभारत का हिंदी रूपांतर है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। कुणाल गीत और अनध जो दोनों इनकी काव्य कृति हैं वो बौद्धकालीन संस्कृति पर आधारित हैं। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के त्याग और तप को प्रदर्शित करती है। विकट भाट जोधपुर के राजपूत सरदारों के वचन निभाने की परंपरा को इन्होंने उसमें दिखाया है। तो ये थे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। इसी श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट जो हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरातत्ववेत्ता थे ये, भाषा पंडित थे, कहानीकार थे, अंग्रेजी शिक्षित थे। उपाधि थी इनकी इतिहास दिवाकर। निबंध थे जैसे कछुआ धर्म और मारेसी, मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, काशी, जय जमुना मैया, ये सब। समालोचक पत्र का संपादन भी किया था इन्होंने। कहानी है इनकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, हीरे का हार, सुकन्या, उसने कहा था इनकी मेन कहानी है जो कि अशरीरी प्रेम या प्लेटोनिक लव पर आधारित थी। 1915 में सरस्वती में छपी थी। पहली बार इसमें फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसमें हमारे नेक्स्ट आते हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी की इन्होंने सभा की विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई के लिए पुस्तकें तैयार करवाई थी इन्होंने। सर्वप्रथम कॉलेजों में जो बुक्स पढ़ाई जाती थी इन्होंने तैयार करवाई थी। उपाधि थी इनकी राय बहादुर, अंग्रेजी सरकार ने दी थी। साहित्य वाचस्पति हिंदी साहित्य सम्मेलन में मिली थी। डीलिट काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दी थी। अप्रकाशित पुस्तकों की खोज करके उन्हें प्रकाशित करने का इन्हें बहुत शौक था। आलोचनाएं थी कुछ इनकी जैसे साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य। संपादन इन्होंने जैसे सरस्वती का किया था 1900 से लेकर 1902, हिंदी शब्द सागर का भी किया था, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कबीर ग्रंथावली, सबका। इनके निबंध थे समाज और साहित्य, कर्तव्य और सत्यता, भारतीय साहित्य की विशेषता। इसमें
इसी कड़ी में हम कुछ और हैं उनको भूल नहीं सकते, जैसे जगन्नाथ रत्नाकर जी, खड़ी बोली के काफ़ी विरोधी थे ये। उर्दू में इनका उपनाम था जंकी, ठीक है। भाषा शैली इनकी पद्माकर जैसी थी। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि कहा जाता है। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहते थे ये। 1930 के कलकत्ता अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। उपन्यास थे इनके जैसे उद्धव शतक, गंगा लहरी, वीराष्टक, रत्नाष्टक, हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण। उद्धव शतक जो था वो प्रबंध काव्य था, इसमें छंद 116 थे, भाषा ब्रज थी। आधार था इसका भ्रमर गीत और गोपी उद्धव संवाद। भ्रमर गीत परंपरा की अंतिम कड़ी मानी जाती है ये। आधुनिक युगीन कृति जिसकी रचना ब्रज में हुई थी, आधुनिक युग में लिखी हुई ऐसी कृति जिसकी रचना ब्रज भाषा में हुई। इन्होंने पोप के एशेज ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से भी ब्रज भाषा में अनुवाद किया था, पद्य में अनुवाद किया था, छंदरोला अपनाया था उसमें। नेक्स्ट इसमें आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनके काव्य थे जैसे मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, नाटक पैसा, परमेश्वर, बापू। प्रार्थना थी इनकी, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, आज भी स्कूलों में गाई जाती है। जो कविता कौमुदी है वो भारतेंदु से पहले के जो 89 कवि हैं उनका परिचय इसमें दिया गया है। 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला की कविताओं का संकलन किया था इन्होंने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। और जो इनकी पथिक है वो 21 दिन में लिखी थी इन्होंने, खंड काव्य है। दक्षिण भारत के रमणीय दृश्यों का इसमें विस्तृत वर्णन है। स्वप्न है वो भी खंड काव्य है, उत्तराखंड और कश्मीर की सुंदरता पर लिखी है। मानसी इनकी कुछ फुटकर कविताओं का संग्रह है, देशभक्तिपूर्ण। नेक्स्ट है इसमें नाथूराम शर्मा शंकर। इनका बचपन का नाम कृष्णचंद्र था और इनका उपनाम था शंकर। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से रिश्वतखोर अफसरों, बनियों, पूंजीपतियों, झूठे गवाहों उन सबको फटकारा था। जहां भी जाते थे पगड़ी, दुशाले और पदक से लोग इनका सम्मान करते थे। उपाधियां थी इनकी काफ़ी सारी, कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। उपन्यास थे इनके जैसे गर्भरंडा रहस्य, अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। जो गर्भरंडा रहस्य है वो विधवाओं की बुरी स्थिति पर लिखा गया है इन्होंने, देव मंदिर के अत्याचारों को भी उसमें दिखाया है। तो ये था हमारा द्विवेदी युग। इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि थे मैंने आपको सारे बता दिए, जिनसे रिलेटेड, जिनके काव्य से रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आप इन सब की तैयारी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।